हेलो एवरीवन। आज के सेशन में अपन बात करेंगे एनसीईआरटी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसमें नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद के बीच के जो मेन डिफरेंसेस है, जो अंतर है, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि अगर 11th क्लास के एनसीईआरटी और 12th क्लास की जो एनसीईआरटी उसमें अपन कंपेयर करें, 11th क्लास के एनसीईआरटी में जो पादप जगत चैप्टर आपको दे रखा है वहां पर ये शब्द मिलते हैं, नर युग्मकोद्भिद और मादा। जबकि 12th क्लास के एनसीईआरटी की बात करें तो जो फर्स्ट चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, वहां पर आपको मिलता है। तो इन दोनों को अपन साथ में लेके चलेंगे, और जो बेसिक डिफरेंस है, साधारण डिफरेंस में आपको बताऊंगा, अंतर बताऊंगा, उससे 100% मैं श्योर हूं कि आपकी एनसीईआरटी क्लियर यहां से हो जाएगी। अगर किसी भी टाइप का डाउट रहता है इस टॉपिक में, इस टॉपिक के अलावा, तो कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। 100% उस पर वीडियो बना दिया जाएगा, आपके डाउट को सोल्व कर दिया जाएगा। तो स्टार्ट अपन करते हैं नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद के बीच मुख्य अंतर। सिंपल सी बात है, युग्मकोद्भिद, यहाँ जो शब्द लिखा सबसे पहले तो इसको आपको समझना जरूरी है। युग्मकोद्भिद, इसका अगर संधि विच्छेद करते हैं तो युग्मक प्लस उद्भव या उद्भव जिसे अपन कहते हैं। तो युग्मक का उद्भव होना, उद्भव का मतलब बनना या प्रकट होना जिसे अपन कहते हैं सामान्यतः। तो ऐसी कौन सी संरचना है जो युग्मक या गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, आगे चलकर करता है, उसे अपन बोलते हैं युग्मकोद्भिद। अगर नर का निर्माण करता है तो उसे अपन बोलते हैं नर युग्मकोद्भिद, और मादा युग्मक का निर्माण करता है तो उसे अपन बोलते हैं मादा युग्मकोद्भिद। ठीक है। अब कहां कहां कौन कौन से डिफरेंस है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट अंतर क्या है कि ये जो नर युग्मकोद्भिद है कहां से प्राप्त होता है, ये परागकण या सूक्ष्म बीजाणु से प्राप्त होता है। परागकण आपने सुना होगा, एक होता है परागकण और दूसरा होता है परागण। परागकण जो है वो क्या करता है, आगे चलकर नर युग्मक का निर्माण करता है, जबकि परागण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर क्या होता है, नर और मादा का संलयन होता है, नर से मादा तक स्थानांतरित होता है। संलयन नहीं, स्थानांतरण जो होता है नर का मादा तक, उसे अपन कहते हैं परागण। ठीक है। तो परागकण या सूक्ष्म बीजाणु से प्राप्त होता है कौन, नर युग्मकोद्भिद, जबकि मेगास्पोर की बात करें, जो वृहत बीजाणु है, उससे प्राप्त होता है क्या, मादा युग्मकोद्भिद। सेकंड लिखा है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्थायी रूप से नहीं रहता है। माइक्रोस्पोरेंजियम आपको पता है कि स्ट्रक्चर बता रखी है एनसीईआरटी के डायग्राम में, याद होगा आपको। तो उसके अंदर उसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है, बट माइक्रोस्पोरेंजियम का मतलब लघु बीजाणु ध्वनि, बट वहां पर वो स्थायी रूप से नहीं रहता है। ठीक है। आपको वहां पर 4 लेयर्स बता रखी है, फिर किस प्रकार से स्फुटन होता है वो प्रक्रिया बता रखी है। और स्फुटन होने का मतलब क्या है, वहां पर वो स्थायी नहीं है, वो टेम्पररी है। जबकि बात करें मादा युग्मकोद्भिद की, तो ये क्या करता है, मेगास्पोरेंजियम या न्यूसेलस एक स्ट्रक्चर आपको बता रखी है, उसमें क्या रहता है, स्थायी रूप से स्थित रहता है। एनसीईआरटी के डायग्राम में आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट, नर युग्मकोद्भिद के जो वृद्धि के हैं 2 चरण होते हैं, एक तो परागण पूर्व और दूसरा परागण पश्चात। अभी मैंने आपको बताया था स्थानांतरण होने की जो प्रक्रिया उसे अपन बोलते हैं परागण, नर का। तो उससे पहले की और उसके बाद की, इसीलिए इसको 2 अवस्था में बताया गया है, परागण पूर्व और परागण पश्चात। एनसीईआरटी को समझने के लिए जरूरी है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं लिखा कि परागण पूर्व कुछ होता है, परागण पश्चात कुछ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। तो ये सिंपल सी बात है कि वहां तक स्थानांतरित तो हो रहा है उससे, और फ्यूजन हो रहा है उससे पहले की प्रक्रिया। आपको पता है कि 60% जो पादप होते हैं उसके अंदर 2 सेल या 3 सेल, ऐसा एनसीईआरटी में आपको गिवन है, तो उसी के बारे में बात कर रहा है। जबकि यहाँ जो है मादा युग्मकोद्भिद की जो कोशिकाएं होती है वृद्धि के एक ही चरण में बनती है, यहाँ अलग अलग नहीं। फोर्थ डिफरेंस क्या लिखा है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर केवल परागण पूर्व वृद्धि होती है, शेष मादा प्रजनन अंगों के अंदर होता है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम की जो स्ट्रक्चर है वो आपने, मैं अभी, ये तो मादा वाला होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से आप पढ़ते हो। ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ 4 प्रकार की लेयर वगैरह होती है, इसके अंदर स्फुटन वगैरह होता है, वृद्धि होती है, उसके बाद में टेबिटम वगैरह वृद्धि करती है, उसके बाद में यहाँ से स्फुटित होकर वो बाहर आ जाता है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणु धनी के अंदर केवल क्या होती है, परागण पूर्व होती है। अब यहाँ से स्फुटन होने के बाद में ये जो है यहाँ पर आ जाएगा मादा वाले पार्ट में, और यहाँ से होता हुआ अंदर चला जाएगा। ठीक है। तो परागण पूर्व वृद्धि कहाँ होती है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होती है। जबकि इधर इसकी बात करें तो संपूर्ण वृद्धि किसके अंदर होती है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर होती है। पूरी स्ट्रक्चर या अंडाशय के अंदर जो स्ट्रक्चर है, बीजाणु वगैरह अपन पढ़ते हैं, उसके अंदर यहाँ पर होती है। नर युग्मकोद्भिद क्या करता है साहब, पराग नली बनाकर पराग कण के दायरे से बाहर निकलता है। तो ये तो सिंपल सा पता ही है ना दोस्तों आपको, कि जो स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी है, वर्तिकाग्र वर्तिका या अंडाशय जिसे अपन कहते हैं, जब यहाँ लैंड करता है पराग कण, तो यहाँ से क्या होता है, पराग नलिका अंदर की ओर बनती है और नल यहाँ से अंदर जाता है। ठीक है। तो यहाँ से बाहर निकल जाता है। और मादा युग्मकोद्भिद क्या होता है, मेगास्पोर की झिल्ली से घिरा रहता है, तो इसके अंदर ही होता है मादा युग्मकोद्भिद, वो घिरा रहता है झिल्ली से। नेक्स्ट क्या लिखा, नर युग्मकोद्भिद केवल 3 कोशिका वाला होता है। बिल्कुल सही बात है।
पहले 2 कोशिकीय की अवस्था होता है, उसके बाद में कोशिका विभाजन होता है तो 3 कोशिकीय की अवस्था हो जाता है। सिंपल सा पता है ना, 2 प्रकार की कोशिका होती है, कायिक और जननी कोशिका। विभाजन होता है, उसके बाद में 2 से 3 हो जाता है, वो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते। जबकि मादा युग्मकोद्भिद क्या होता है, 7 कोशिका वाला होता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, 8 केंद्रकीय वाला। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, लिखा भी एनसीईआरटी में और समझाया भी जाता है। तो ये केवल 3 कोशिका वाला होता है, जबकि मादा युग्मकोद्भिद 7 सेल होता है, 7 कोशिका वाला होता है। नर युग्मकोद्भिद की सभी कोशिकाएं क्रियाशील होती है, नर युग्मकोद्भिद की सभी कोशिकाएं क्रियाशील होती है, जितनी भी कोशिकाएं इसके अंदर मिल रही है। नलिका कोशिका के 2 नर युग्मक को ले जाने के लिए आवश्यकता होती है, जो दोनों निषेचन में भाग लेते हैं। जो दो आपके पास क्या होंगे, 2 युग्मक यहां से बनेंगे, वो आगे चलकर क्या करते हैं, फीमेल के अंदर रिलीज होते हैं और वहां पर फ्यूज होते हैं, है ना, वहां पर वो फ्यूज होते हैं। आपको पता है पीईएन प्राथमिक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जिसे अपन कहते हैं, पता होगा। तो ये 2 अवस्थाएं, वहां पर 2 प्रकार का निषेचन आपके पास होता है, वो यहाँ पर। जबकि यहां बात करें कि एंटीपोडल कोशिकाएं, एंटीपोडल कोशिकाएं जो सिरे के विपरीत होती है, कुछ मामलों में न्यूसेलस से पोषण के अवशोषण के अलावा कोई कार्य नहीं करती है। ठीक है, उनका कार्य क्या, केवल जो एंटीपोडल कोशिका है वो क्या करती है, न्यूसेलस से पोषण प्राप्त करती है। पराग नलिका को प्राप्त करने के लिए 2 सिनर्जिड में से केवल एक की ही आवश्यकता होती है। एनसीईआरटी में नहीं लिखा ये पॉइंट। सिनर्जिड का मतलब सहायक जो कोशिका होती है नीचे की ओर, डायग्राम में आपको दे रखा है। उनका काम क्या, सिंपल सा, कि वहां से जो पराग कण या जो युग्मक की बात कर रहे हैं जो आ रहा है, वो क्या करेगा, 2 सिनर्जिड सहायक में से केवल एक ही वहां से क्या करती है, काम में आती है। तो यहाँ सारी कोशिकाएं जो क्रियाशील है, जबकि यहाँ मादा के अंदर सारी कोशिकाएं क्रियाशील नहीं होती है। और सबसे लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, निषेचन के बाद नर युग्मकोद्भिद के अवशेष विघटित हो जाते हैं, कोई भी वहां पर उसका पार्ट नहीं बचता है निषेचन होने के बाद में। जबकि निषेचन के बाद 2 नई संरचनाएं बनती है, जिसमें से दोनों सक्रिय वृद्धि दर्शाते हैं। 2 प्रकार का निषेचन होता है, तो वो मादा के अंदर ही तो वृद्धि दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद के बीच के मुख्य अंतर यहाँ से हो जाएंगे। आई होप ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। इसके अलावा किसी भी टाइप का डाउट है तो आपको क्या करना है पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।